हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे काव्या एजुकेशन काव्या पे। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। क्या पढ़ाने वाली हूँ? क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 और ज्योग्राफी का चैप्टर है 6 क्लास का। चैप्टर नंबर 1 मैं आपको ये वाला चैप्टर कराऊंगी। और तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। आप सब लोग तैयार हो? सॉरी गाइस, अब हम इसको पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का पहला पेज आप देख सकते हैं। पहले चैप्टर में क्या लिखा है? सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद मतलब जब सूर्य ढल जाता है तो आकाश को देखना कितना कितना अच्छा लगता है। आप इसको कभी देखिएगा, अवलोकन खुद से करिएगा। जब सूरज ढल रहा हो तब देखना कितना मौसम अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। क्या दिखते हैं? एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या होती? बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। क्या जड़े हों? क्या दोस्तों जड़े हों? हीरे। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो कुछ आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कि जैसे आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन कुछ तारे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोशनी है उसके मतलब उनके अंदर, और कुछ तारे हैं बिना रोशनी के, मतलब रोशनी है कुछ, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लाइट होती है। कुछ तारों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाइट होती है। कुछ तारों में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, और कुछ तारों में मतलब होता है धुंधला दिखाई देता है। आप इसको समझिए। और लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो आप इनमें से कुछ टिमटिमाह अलग से आने, वही बात जो हमने अभी बताया आपको। ये बिना किसी टिमटिमाह के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब ये बात ये बोल रहा है कि जैसे चंद्रमा में रोशनी होती है, चंद्रमा चमकता है ना, वैसे तारों में भी रोशनी होती है, सेम उसी प्रकार वो भी चमकता है। आप इसको समझ लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको आगे पर दूसरी हेडिंग पे ले चलती हूँ। इन चमकीलों वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मतलब जैसे कि हम रोज डेली आसमान में लाखों अरबों तारे देखते हैं, उन्हीं के साथ दिन प्रतिदिन हम चंद्रमा को भी देखते हैं उन्हीं के साथ में, और अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में देखते हैं तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती हैं। और आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। मतलब पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है 15 दिन के बाद। 15 दिन में क्या दोस्तों? 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं।
समझ में आया यहाँ तक आप सभी को? आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को देख नहीं पाते? आपने कभी नोटिस किया है? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए, मैं बताऊंगी आपको दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसके प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि जो उसकी रोशनी होती है वो उस चीज़ को ढक देती है। मतलब इतनी तेज रोशनी होती है उसके कारण मतलब दिन में वो रहता है। रात का जो तारे होते हैं वो दिन में भी रहते हैं आसमान में, बट हमको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उसकी रोशनी, जो सूर्य है ना, सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ होती है, उसके कारण धुंधला हो जाता है। हमको सिर्फ सूर्य की रोशनी ही दिखाई देती है, वो दिन में नहीं देख पाते हम लोग, इसी कारण के अलावा। अब हम आगे बढ़ेंगे। सूर्य चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या कहलाती है दोस्तों? वो खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य चंद्रमा, याद करिए दोस्तों, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं दोस्तों? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है? इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों इसमें ऐसे लिखा नहीं जाता, तो आप इसको समझ, सूर्य भी क्या है? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। इसको याद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप मार्क करके अपना नोट्स में इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे इसके आगे। अब हम ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको देखेंगे एक बार हम, क्योंकि बॉक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अब बॉक्स देखेंगे। बॉक्स में क्यों, मैं आपको जूम करके नहीं दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, आपको आवश्यकता होगी एक टार्च और एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई की। कागज़ के मध्य में टार्च इस प्रकार रखें कि इसका कांच से सटा रहे। मतलब एक ये वो है, प्रैक्टिकली आप करके देखना। अब टार्च के कागज़ के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज़ और वृत्त के छेद में सुई छोटे छोटे छेद करें। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच के सामने की तरफ रखें तथा टार्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। और फिर ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पे खड़े हो जाए और फिर दूसरी टार्च की स्विच को छिद्रित सामान की तरह टार्च की कागज़ लपेट कर उसके फिर अंधेरे कमरे में टार्च से लेकर दूरी पर खड़े हो, फिर दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दे। अब टार्च यहाँ देखिए, अब टार्च की रोशनी की दीवार डालें। अब दीवार पर अपनी प्रकाश अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे रात के समय आसमान के तारे चमकते हैं।
7 नंबर पॉइंट देखो, अब कमरे की सभी बत्तियां को जला दे। राइट, प्रकाश के सभी बिंदु को लगभग अदृश्य हो जाएंगी। आप जरूर एक बार ट्राई करना दोस्तों। आप इनकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकते वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। किसके बाद? सूर्योदय के बाद अदृश्य मतलब नहीं दिखाई पड़ते, अदृश्य हो जाते हैं। राइट, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर अधिक होने के कारण हम लोगों के ऊष्मा प्रकाश महसूस नहीं करते। क्या क्या दोस्तों? मतलब हमसे जो अनगिनत तारे हैं, हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग को उनकी ऊष्मा या प्रकाश का महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई, मतलब हमसे बहुत दूर होने के कारण हमको बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि जैसे आपने हेलीकॉप्टर का नाम तो सुना ही होगा। हेलीकॉप्टर जब आप बैठते हैं, जब वहाँ सफ़र करने जाते हैं, देखते हैं कितना बड़ा रहता है, और जब वही आसमान में उड़ता है तो हम लोग को कितना छोटा दिखे, जिससे लगता है कि बहुत छोटा है। हम लोग जब बचपन में जब देखते थे, हम लोग सोचते थे इतना छोटा है, ऐसे ही दिखता होगा, लेकिन जब बड़े हुए तो बाद में पता चला ये बहुत बड़ा है। वो तो दूरी के कारण हमको छोटा दिखाई देता है। बस यही बात यहाँ भी कह रहा है कि लेकिन जो तारे सूर्य के समान ही हैं, मतलब जितना बड़ा अपना सूर्य है उतने ही बड़े तारे, लेकिन सूर्य और जो तारे हैं वो सूर्य से भी ज़्यादा दूर हैं। मतलब जो सूरज है वो हमको बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसी के समान तारे हैं, लेकिन हमको दूरी के कारण बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे देखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ये तो बात सही। जब हम कुछ मतलब जो वस्तु होती है कुछ दूरी से हम देखेंगे जैसे, तो हमको छोटी ही दिखाई देगी ना। अब अत्यधिक ऊंचाई पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, ये वाला अत्यधिक मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता। मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर, क्या दोस्तों? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये बात आप नोट करें, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अर्सा मेजर, बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। क्या है? अर्सा मेजर और यह बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सात ऋषि या 7 तारों का, सप्तऋषि मतलब ये 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। क्या है दोस्तों? जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब चित्र में आप परिवार पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान से अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। मतलब कि आपके घर में छोटे बच्चे हों या किसी भी आपके चाचा के लड़के चाची, आप उनको छत में ले जाइए और उनसे मतलब कहिए कि हमको दिखा। आपने पड़ोसी, इसमें लिखा भी हुआ है, किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान से और अधिक तारों ग्रहों नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आप ये करके ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कैसे करते थे? लोग तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि प्राचीन समय में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गया है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को किसको? उत्तरी तारा किसको बताता है? उत्तर दिशा को बताता है, नॉर्थ।
उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है। ये बात नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ये अपना स्थान नहीं बदलता, ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब आप चित्र में देखिए सप्तऋषि का एवं ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल आपस में मिलते काल्पनिक रेखा खींचिए, उसे आगे की ओर बढ़ा तो उसे ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए ये लड़की देख रही है जो छोटी सी है, उत्तर दिशा सांकेतिक तारे, फिर सीधा ये लाइन बाय लाइन है ध्रुव तारा जो मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसके आगे की ओर, जैसे आगे की ओर ये मिलाते हुए खींची है, आगे की ओर बढ़ाया जाए तो उसे ध्रुव की तारे की ओर, जैसे ये इंगित कर रही है ना, ये पूरा ये आप लाइन बाय लाइन ध्रुव तारे की ओर इंगित कर रही है। और कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। ये बात आप जरूर नोट करिएगा दोस्तों, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। मतलब कुछ खगोलीय, सब में मत मान लेना, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, तो जो तारों से प्रकाश, मतलब जो तारों में तो अपना ऊष्मा प्रकाश होता ही है, तो तारों से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये बात याद है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसको नोट करिएगा, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई, क्या कहते हैं? प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या? चारों ओर घूमने वाला। अब आगे बढ़ेंगे हम। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है? यह एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा से, यहाँ से देखिए, ये अपना प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश कहाँ से करती है? ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ये बात आपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि पृथ्वी को बहुत अधिक, मतलब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, बृहस्पति और जो शनि यूरेनस है ना, उनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले। बृहस्पति, शनि, यूरेनस। क्या? बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसको नोट कर लीजिएगा, बृहस्पति और शनि, यूरेनस, इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, बुध। उसके बाद मंगल है, उसके बाद क्या है? पृथ्वी है। नो सॉरी पृथ्वी तो 5वें नंबर पे है। उसके बाद फिर बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इसको आप जरूर लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों अब आज तक मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इकट्ठी सारा चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर दूँगी तो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका आधा चैप्टर हम कल करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।